हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। आज थोड़ा मौसम खराब था, इस वजह से वीडियो आपको लेट प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन डेली वीडियो आपको बोला था तो डेली वीडियो आपको तक प्रोवाइड होते रहेंगे। हाँ जी, आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में यहाँ पे जो स्कूल व्याख्याता का एग्जाम 2015 का था, जो 24 जुलाई 2016 को जो पेपर हुआ था, उस पेपर का सोल्यूशन करेंगे। वही पेपर है जिस पेपर में मेरा सिलेक्शन हुआ था। ये पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी साथी हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, ये जो वीडियो है ये पहली बार देख रहे हैं, ये एक बार सभी के सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि क्या है कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलो अपने शुरुआत करते हैं, और शुरुआत में जो पहला पेज है, उस पहले पेज से संबंधित प्रश्न है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो अपने शुरू करते हैं प्रश्न। आज के प्रश्न है और उन प्रश्नों से संबंधित अपने शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है छंद से संबंधित है। छंद से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो इससे पूछा गया है कि कौन सा छंद है। तो सारे वार्णिक छंद है, तो वार्णिक संबंध से संबंधित ही अपने को देखने हैं। तो अपने मात्रा सॉरी वर्ण गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और ये 14। ये 14। चलो नीचे वाला और गिनते हैं, उसके बाद में अपने को चारों गिनने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और ये 14। 14 जहां वर्ण होते हैं वो वसंत तिल का छंद होता है। भी कौन सा छंद होता है? वो वसंत तिल का होता है। इसमें जो गण आते हैं तब जजे तैब है जय जय और गुरु गुरु। तैब है जय जय गुरु गुरु, ये और आते हैं। याद कर लेना, नोट कर लेना इसको। तैब है जय जय गुरु गुरु, ये आते हैं। तो वो कौन सा छंद होता है? वो वसंत तिल का छंद होता है भाई। कौन सा छंद होता है? वसंत तिल का। आज के पेपर में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, देखना कि प्रश्न कैसे रिपीट हो रहे हैं भाई। हाँ जी, धर्म अर्थ काम मोक्ष कलाओं में विचक्षणता प्रीति और कीर्ति से संबंधित तो भावे द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? तो भावे के द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, याद कर लेना। धर्म अर्थ काम मोक्ष कलाओं में विचक्षणता प्रीति और कीर्ति किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना? तो किसने माना था? तो भामे ने माना था। याद रख लेना, किसने माना था? तो भामे ने माना था। मम्मट से संबंधित प्रश्न है, वो बहुत बार पूछा जाता है, अब की बार भामे का पूछा गया है। भट्टनायक के अनुसार काव्यार्थ का रस रूप में भोग किस व्यापार द्वारा होता है? ये प्रश्न डिलीट हो गया था। ये प्रश्न डिलीट हो गया था। भावक अभिदा भावकत्व और भोजकत्व व्यापार से संबंधित। तो ये प्रश्न ही डिलीट हो गया था भाई। ये प्रश्न ही डिलीट हो गया था। अपने अगला पढ़ते हैं कि कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया था? कवि की अनुभूति से संबंधित काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने दिया था? तो कवि की अनुभूति के साथ साधारणीकरण डॉक्टर नगेंद्र है। किसने किया था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। इस प्रश्न को नोट कर लेना, ये आपके लिए इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नंद दुलारे वाजपेयी ने कवि जो कल्पित समस्त काव्य है उसको साधारणीकरण माना था, विशेष पात्र को नहीं। कवि कल्पित जो सारा भाग है वो साधारणीकरण होता है। ये किसने कहा था? ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था। श्याम सुंदर दास ने इसको योग की मधुमती भूमिका से जोड़ा। योग की मधुमती भूमिका से जोड़ा। डॉक्टर नगेंद्र ने कवि की अनुभूति के साथ साधारणीकरण, और जो बाबू गुलाब रहे हैं इसने कहा था सभी का साधारणीकरण होता है। सभी का साधारणीकरण होता है। किसका साधारणीकरण होता है? सभी का साधारणीकरण होता है। नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। अपने बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न आपके लिए है कि 7वां जो प्रश्न है, अब अगली क्लास में जो 7वां प्रश्न नहीं होगा, अब जो 82वां प्रश्न है, अपने आगे बढ़ते हैं। 82वां प्रश्न सीधे काव्य शास्त्र पे जाएंगे, सीधे 82 नंबर प्रश्न पे जाएंगे। उसके बीच में जितने भी है प्रश्न, वो प्रश्न अपने जैसे अलग अलग टॉपिक के हिसाब से अपने कवर करेंगे। ये प्रश्न तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ये प्रश्न तो आपको रिपीट भी कराया हुआ है, और मौसम खराब होने की वजह से आपको थोड़ा सा बता दूं कि अपने जो प्रश्न है वो आप तक प्रोवाइड नहीं हो पाए थे। वीडियो अंत तक बने रहना। आपके लिए जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं आज। लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित ये प्रश्न रिपीट हो रहा है भाई। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता भी, ये गलत बात है। अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से संबंध होता है। यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है या फिर प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है। एक तो कौन सी होती है? तो एक तो रूढ़ि लक्षणा होती है। ठीक है, कौन सी होती है? एक तो रूढ़ि लक्षणा होती है। दूसरी कौन सी होती है? तो प्रयोजनवती लक्षणा होती है। ठीक है ना,
कौन सी होती है? तो प्रयोजनवती लक्षणा होती है भाई। कौन सी होती है? तो प्रयोजनवती लक्षणा होती है। लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से दो भेद होते हैं? तो रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके बाद में काम आएगा भाई। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं 83 नंबर प्रश्न पे। ये जो 83 नंबर का जो प्रश्न है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, अलंकार से संबंधित प्रश्न है। इसमें अलंकारों की परिभाषा और लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है तो उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, बिल्कुल सही है। उपमा में रूप, रंग, आकार आदि की समानता के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, बिल्कुल सही बात है। ये दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, समान वस्तुओं की तुलना नहीं की जाती, भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो तब वहां कौन सा अलंकार होता है? तो श्लेष अलंकार होता है, बिल्कुल सही बात है। पानी गेन उबरे मोती मानस शून्य। जहां उपमेय पर उपमान का अवैध आरोप किया जाता है, उपमान पर उपमेय का अवैध आरोप किया जाता है, तब वहां संदेह अलंकार नहीं होता भाई। तब तो वहां कौन सा होता है? वहां तो रूपक अलंकार होता है। तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा। यही पेपर, ये वही पेपर है जिस पेपर में प्रश्न सही करके ही आज मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं भाई। आज आपके सामने पढ़ा रहा हूं। ये प्रश्न तो मैं रिपीट करूंगा ही नहीं, क्योंकि ये प्रश्न तो हर बार पूछा जा रहा है, हर बार पूछा जा रहा है, हर एक पेपर में पूछा जा रहा है। रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्य आपको ट्रिकी बताई हुई है। संसार में रमना, संसार में रमना बताने की जरूरत ही नहीं है। काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन से कथन सही नहीं है? काव्य यश से, अर्थ करीते, व्यवहार विदे, कांता सम्मित उपदेश शिवेत रख सतह। लेकिन काव्य शास्त्रीय ज्ञान के लिए नहीं होता, शास्त्रीय ज्ञान होता है तभी तो काव्य लिखा जाता है। तो इसमें शास्त्रीय ज्ञान ऑप्शन है गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, शास्त्रीय ज्ञान ऑप्शन है गलत हो जाएगा। 86वां प्रश्न पढ़ते हैं। 86वां प्रश्न है कि 86वां प्रश्न है, काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? प्रतिभा। ये जो प्रश्न है ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 और 2024 वाले में भी पूछा गया है। ठीक है, इसमें 1 नंबर पे प्रतिभा आता है, 2 नंबर पे व्युत्पत्ति आता है, 3 नंबर पे आभास आता है, ईश कृपा नहीं आता। 4 नंबर का भेद और बता रहा हूं, समाधि याद रख लेना, ये समाधि भी 4 नंबर का भेद होता है भाई। समाधि 4 नंबर का काव्य हेतु का भेद होता है, नोट कर लेना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। ये जो चौथा भेद है ना, ये समाधि जरूर याद कर लेना। 3 ही ज्यादातर बच्चे याद करते हैं, प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास, प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास। लेकिन प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास के अलावा भी चौथा भेद होता है, वो कौन सा होता है? तो वो समाधि होता है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अपने आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ी लेट क्लास अब आप तक प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो क्या है कि जल्दी से थोड़ा सा जल्दी इस वजह से करवा रहा हूं कि कहीं लाइव की समस्या आ गई तो फिर वीडियो क्या है कि बीच में ही रह जाएगी। इस वजह से मौका मिला है मेरे को लाइव में। तो ध्वनि संबंध सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला भेद ही, पहला ऑप्शन ही गलत है इसमें तो पहला ऑप्शन ही गलत है अभी। एक तो अभिधा मूला होता है और एक है लक्षणा मूला होता है। एक तो अभिधा मूला होता है, एक है लक्षणा मूला होता है। याद कर लेना, अभिधा मूला लक्षणा और 2 नंबर पे होता है लक्षणा। ये दोनों भेद नहीं होते भी। ठीक है, ये व्यंजना मूला नहीं होता। लक्षणा मूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के 2 भेद होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अत्यंत निष्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणा मूला ध्वनि का ही एक भेद है, बिल्कुल सही बात है। इसके उपभेद और लिखवा देता हूं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, एक तो होता है अभिधा मूला, एक तो होता है अभिधा मूला और एक होता है लक्षणा मूला, एक होता है लक्षणा मूला। एक तो होता है अभिधा मूला और एक लक्षणा मूला। ये जो लक्षणा मूला शब्द शक्ति का जो उपभेद है या फिर उपनाम है ना, इसको अविवक्षित वाच्य ध्वनि बोलते हैं भाई, अविवक्षित वाच्य ध्वनि। अब इसको अविवक्षित बोलेंगे तो इसको विवक्षित बोल देंगे, विवक्षित वाच्य ध्वनि। इसको विवक्षित बोल देंगे तो इसको विवक्षित वाच्य ध्वनि बोल देंगे। ये जो अविवक्षित विवक्षित वाच्य ध्वनि है ये संलक्ष्य और ये असंलक्ष्य, असंलक्ष्य। संलक्ष्य वाच्य ध्वनि पहला तो भेद होता है, उपभेद होता है इसका संलक्ष्य वाच्य ध्वनि, और दूसरा भेद कौन सा होता है? तो असंलक्ष्य वाच्य ध्वनि। ये जो लक्षणा शब्द शक्ति का भेद होता है, एक तो होता है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, एक तो होता है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि और एक होता है अर्थांतर न्यास वाच्य ध्वनि, अर्थांतर न्यास वाच्य ध्वनि।
ये इसके दो भेद है, याद रख लेना। अभिधा मूला को क्या कहा जाता है? विविक्षित कहा जाता है। इसके दो भेद कौन कौन से होते हैं? सलक्ष्य और असलक्ष्य होते हैं। ठीक है, लक्षणा मूला को अविविक्षित बोलते हैं, इसको अत्यंत अर्थात होता है। वस्तु ध्वनि, रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि, तीसरा भेद, चौथा भेद, पांचवा भेद। पहला भेद कौन सा होता है? अभिधा मुख्य। दूसरा कौन सा होता है? लक्षणा मुख्य। तीसरा कौन सा होता है? वस्तु। चौथा कौन सा? रस ध्वनि। पांचवा कौन सा? अलंकार ध्वनि। अभिधा मूला लक्षणा शब्द शक्ति के सॉरी अभिधा मूला ध्वनि के कौन से उपनाम है? तो विविक्षित वाच्य ध्वनि। कौन से दो उपभेद है? संलक्ष्य, असंलक्ष्य। लक्षणा का उपनाम क्या है? अविविक्षित। दो भेद कौन कौन से? अत्यंत तिरस्कृत और अर्थांतर न्यास वाच्य ध्वनि। अगला जो प्रश्न है वो 88वां प्रश्न है। ये भी आपको रिपीट करवाया हुआ है भाई, ये तो आपको बताया हुआ है। ये तो इस वजह से बताया हुआ है कि अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है। ये तो ऐसे ही याद कर लेना बस। अरस्तु और प्लेटो के मत में कोई अंतर नहीं है, बहुत अंतर है। प्लेटो अलग कहते हैं, अरस्तु अलग कहते हैं, तो यही गलत हो जाएगा। अरस्तु से अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावना पूर्ण अनुकरण से है। अनुकरण भी एक प्रकार की सर्जन क्रिया है। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया था। बिल्कुल सही बात है, तो ये वाला गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ये जो 3 नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना अपने। बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, जो अगला है वो है लोंजाइनस के उदात्त तत्व विवेचन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। लोंजाइनस ने 3 भाग माने थे, एक तो अंतरंग माना था, एक बहिरंग माना था। विरोधी तत्व माने थे 2, अंतरंग माने थे 3, बहिरंग माने थे, विरोधी तत्व 3 माने थे। बिल्कुल सही बात है। महान विचारों की उद्भावना अंतरंग तत्व होता है। बिल्कुल सही बात। आपको लिखवाए हुए सारे के सारे, पहले वीडियो में देख लेना, आपको ये सारे तत्व लिखवाए थे। हाँ, ये जो अंतरंग तत्व एक महान विचार और महान भाव दोनों अंकुर के तत्व होते हैं। समुचित अलंकार योजना और उत्कृष्ट भाषा बहिरंग तत्व के उदाहरण है। गरिमामयी रचना विधान 5वां होता है। गरिमामयी रचना, गरिमामयी रचना विधान ये 5वां होता है। पहला कौन सा होता है? महान विचार, महान भाव, अलंकार योजना, भाषा योजना और उसके साथ साथ में गरिमामयी रचना विधान। लोंजाइनस हर स्थिति में साहित्य में गरिमामयी भाषा का उपयोग के पक्षधर थे। बिल्कुल गलत बात है, हर स्थिति में पक्षधर नहीं थे। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें 4 नंबर ऑप्शन गलत माना जाएगा, ठीक है ना। 4 नंबर ऑप्शन करना है आपको। जो अगला प्रश्न पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि रस निष्पत्ति से संबंधित, ये भी प्रश्न आपको करवाया हुआ है भाई, ये प्रश्न आपको करवाया हुआ है, ठीक है। अभिव्यक्तिवाद, 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 अभिनव गुप्त, संकुक अनुमितिवाद, संकुक अनुमितिवाद, भटलोलट उत्पत्तिवाद, भटनायक भुक्तिवाद, भुक्तिवाद का दूसरा नाम भोगवाद। कौन सा नाम है? भोगवाद। पहले आचार्य कौन से थे? भटलोलट। 2 नंबर पे कौन से थे? संकुक थे। 3 नंबर पे कौन से थे? भटनायक थे। और 4 नंबर पे कौन से थे? तो अभिनव गुप्त थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लेना इसको, आपके आगे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे। 90 से जो आगे प्रश्न है वो है 146 नंबर पे, मतलब लास्ट जो पेज है ना, वो लास्ट पेज से संबंधित है। हाँ जी, जो लास्ट पेज से संबंधित है वो अपने पढ़ते हैं। लास्ट पेज से संबंधित कैसे है, इसमें क्या कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं लास्ट पेज से संबंधित। देखो मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। 146वां प्रश्न, ये प्रश्न डिलीट हो गया था भाई, ये प्रश्न डिलीट हो गया था। काव्य उत्पन्न नहीं करते, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। गुण काव्य के कला पक्ष से संबंधित है, सही है। काव्य में अलंकार अनिवार्य होते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है। हाँ जी, गुण काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं, ये सही बात है। 2 सही हो जाएगा, इस वजह से ये गलत डिलीट हो गया था। डिलीट वाला अपने को ज्यादा ध्यान में नहीं देना। हाँ, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, पिछले वीडियो में बताया था। पिछले वीडियो में आपको बताया था शाब्दी व्यंजना, और अब की बार पूछा गया शाब्दी व्यंजना के अंदर भेद और पूछा गया है, शाब्दी व्यंजना का अंदर भेद और पूछा गया है। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को गटीय वृष भानुजा बे हलदर के वीर। इसमें बताया गया था वृष भानुजा के 2 अर्थ है, गाय और राधा। हलदर के वीर के 2 अर्थ है, एक तो श्री कृष्ण है और दूसरा किसान, वो सॉरी बैल है। एक तो श्री कृष्ण और दूसरा बैल है। तो देखो इसमें पहले तो आपको बताया था शाब्दी व्यंजना, अब इसमें शाब्दी व्यंजना में भी कौन सी होती है? अलंकार के उदाहरण होते हैं, वो अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना होते हैं। भी याद कर लेना कौन से होते हैं? अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना। कौन से होते हैं? अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना। भाई कौन से होते हैं? तो अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना। अगला जो प्रश्न पूछ रहा हूं वो देखो, सामान्य एकदम आसान सा है,
मैंने पिछले वीडियो में आपको पद बताए थे, श्री कृष्ण के सुनवचन और धुन से जुड़ने लगे सब शोक अपना भूलकर, हर हिमाद्री तुम सुरिंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा से मुझुला स्वतंत्रता पुकारती। अर्थात पूछा गया है कि ओज गुण में कौन कौन से रस आते हैं, इसमें पूछा गया कौन सा रस नहीं है। तो इसमें रुद्र रस तो आता है, इसमें वीर रस आता है, डाकनिन झुंडरन अंगरन फिरत कहू कहू पलचारी जीव लो भरे लरत है। विभत्स रस आता है इसमें, लेकिन भयानक रस इसमें नहीं आता। ठीक है, इसमें कौन सा रस नहीं आता, तो भयानक रस नहीं आता। एक और अजगर लखई, एक और मृगराय, विकट पचोई बीच में परे मूर्छा खाए, कौन सा रस होता है, भयानक रस होता है। ओज गुण नहीं आता, डरने में ओज गुण नहीं आता। हाँ जी, देखो रस क्या होता है, रस व्यंग्य होता है। ये जो 149वां प्रश्न है ना, ये प्रश्न क्या है, तो इसमें रस व्यंग्य होता है, याद कर लेना, रस व्यंग्य होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपके पेपर में आने लायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रस क्या होता है, तो रस व्यंग्य होता है, रस व्यंग्य होता है। 149वां प्रश्न है। जो 150वां प्रश्न है वो छंद से संबंधित पूछा गया है भाई, ठीक है ना, छंद से संबंधित 150वां प्रश्न है आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। और इस वीडियो में जो अंतिम प्रश्न है उसमें पूछा गया है, आवेगों से विपुल विकला शीर्ष सैया कृषांगी, चिंता दग्धा व्यथित हरिदया शुष्क ओष्ठा हदीरा। इस पंक्ति में छंद है, देखो इसमें भी सारे के सारे वर्णिक छंद पूछे गए हैं। इसमें सारे के सारे कौन से छंद पूछे गए हैं, तो वर्णिक छंद पूछे गए हैं। तो वर्णिक छंद मात्राएं अपने न गिन के वर्ण गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हाँ जी, और गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हाँ जी, ये तो मंदाक्रांता छंद होता है। कौन सा छंद होता है, तो इसमें मंदाक्रांता छंद होता है। इसमें मब तत् गुरु गुरु आते हैं, इसमें मैं भय तय तय गुरु गुरु याद कर लेना, गुरु गुरु याद कर लेना, मैं भय तय तय गुरु गुरु याद कर लेना। ये चारों के चारों मैं भय मगन भगन तगन तगन, मगन भगन तगन तगन। ठीक है, इसके अलावा गुरु और गुरु जहां आ जाए वहां कौन सा छंद होता है, वहां मंदाक्रांता होता है। सीधा ही याद कर लो, 17 वर्ण होते हैं, तो कौन सा छंद होता है, मंदाक्रांता होता है। ठीक है ना, कौन सा होता है, तो मंदाक्रांता होता है। आज के वीडियो में आपके लिए प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप जब कमेंट करते हो तो हमें उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, हम आगे भी और ज्यादा आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो कंटेंट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बढ़िया पेपर में सॉल्यूशन है वो कैसे सॉल्यूशन करना ये भी है। जब भी आप फ्री टाइम हो, दिन में जब भी आप फ्री रहो उस टाइम ये वीडियो देख सकते हैं। और जो भी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण करवा रहा हूं वो प्रश्न आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में फ्री टाइम में भी आप देख सकते हैं। आपके लिए कारगर बहुत साबित होगी ये क्लास। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी करते रहना, मौसम थोड़ा खराब है, लाइट वगैरह कम रहती है, तो पढ़ने की मोबाइल के टॉर्च से या फिर एक टॉर्च रखा करो या मोमबत्ती रखा करो। समय बहुत कम है, ऐसे नहीं कि सब घरों में इन्वर्टर है, सारे घरों में इन्वर्टर की कोई जरूरी नहीं है। अगर अपने इन्वर्टर नहीं है, कि लाइब्रेरी में लाइट कम जा रही है, अपने रूम में बैठे हो, हॉस्टल में बैठे हो, कहीं कोई गांव में बैठे हो, कहीं कोई शहर में बैठे हो, लाइट कम हो रही है, तो ऐसे नहीं कि मोबाइल चलाएंगे। मोबाइल की लाइट से पढ़ो भाई, समय बहुत कम है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण समय है। इस समय में अगर आप पढ़े नहीं, आपने कि लाइट चली गई आधे घंटे मोबाइल चला लेते हैं, लाइट चली गई आधे घंटे किसी दोस्त से बात कर लेते हैं, तो वो समय नहीं है। ये समय पढ़ने का है। मोमबत्ती अपने पास रखो, टॉर्च पास रखो, मोबाइल की टॉर्च से पढ़ लो, लेकिन पढ़ो भाई, समय आप जाया बिल्कुल नहीं करना है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके। तब तक ध्यान रखना, तैयारी करते रहना, आपका चयन निश्चित है। धन्यवाद।